बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब बच्चों आज हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स को पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें स्केलेटन्स को डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे जो एनिमल्स हैं इनमें स्पोर्ट स्ट्रक्चर मेंटेन करने को और शेप मेंटेन करने को बच्चे स्केलेटन मदद कर रहे हैं। बच्चे स्केलेटन जो एनिमल्स में ये शेप स्ट्रक्चर और स्पोर्ट के काम आ रहा है, तो उसकी कुछ टाइप्स होंगी। इसकी मेनली में तीन टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक को हम कहेंगे एंडो। एंडो मींस इनसाइड, जो इनसाइड द बॉडी होगा, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। और जो लास्ट टाइप है एक्सो, जो आउटसाइड द बॉडी होगा, मोस्टली इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, मतलब के इंसेक्ट्स के केस में। बच्चे आइए चलते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ स्केलेटन की तरफ। उससे पहले हम स्केलेटन की डेफिनेशन को देखेंगे। स्केलेटन चीज क्या है? व्हाट इज स्केलेटन? अब मैं कह सकता हूं अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड बोन्स एज नॉन अ स्केलेटन। A skeleton is the framework of bones to which a skeletal muscles are attached and it performs its role in movement. और याद रखिएगा बच्चे, स्केलेटन का किरदार सिर्फ स्पोर्ट में नहीं है, अब मूवमेंट में भी है, क्योंकि हम डिस्कस करें स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। वो कहता है द स्केलेटन इज टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी of animals which provide protection, shape and support to the body organs। वो कहता है स्केलेटन क्या चीज है? तो स्केलेटन इज टफ, मतलब सख्त, एंड रिजिड भी सख्त की तरफ इशारा देता है। स्केलेटन इज टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, सॉरी, सो बच्चे skeleton is the tough and rigid structure of body in animals which is providing shape, strength, support, movement। उसने तीन चीजों का जिक्र किया है। which is providing protection to the body, which is providing or maintaining the shape of body, and it is also providing support to the body। तो बच्चे स्केलेटन सिस्टम क्या है? ये स्केलेटन क्या है? एक हार्ड रिजिड टफ स्ट्रक्चर है बॉडी का इन एनिमल्स, which is providing protection, which is providing support and which is providing shape of the body। अब मजीद आगे चलते हैं बच्चे। इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और बोथ। अब ये बना किस चीज का हुआ है? स्केलेटन की कंपोजिशन क्या है? तो हमें कहता है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का भी बना हुआ है और ऑर्गेनिक का भी। मैं बोथ भी कह सकता हूं, या इनऑर्गेनिक का बना या ऑर्गेनिक है, या फिर इन दोनों के मिक्सचर का भी बना हो सकता है, दोनों का भी बना हो सकता है, ऑर्गेनिक का भी और इनऑर्गेनिक का भी। It is composed of inorganic or organic substances or both. In protozoa, it is secreted by a single cell। कहते जो प्रोटोजोआ एक ऑर्गेनिज्म है, वो उसका सिर्फ सिंगल सेल, क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, तो उसका स्केलेटन कौन सेक्रीट कर रहा है? सिर्फ एक सिंगल सेल। whereas in multicellular animals it is composed of specialized cell। कहते हैं प्रोटोजोआ को अगर देखें तो उसका स्केलेटन सिर्फ एक सेल बना रहा है, जबकि अगर हम एनिमल्स के, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के केस में देखें तो इनके स्केलेटन के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। तो एनिमल्स का जो स्केलेटन है उसके पास स्पेशलाइज्ड सेल है। आगे में बताता है कि स्केलेटन को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। तो आइए बच्चे चलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरफ।
हम अब देखेंगे कि किन किन एनिमल्स में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जा रहा है, उसका फंक्शन क्या है। तो आइए बच्चे चलते हैं अपनी बुक की तरफ। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन एनिमल्स दैट लैक अ हार्ड स्केलेटन, वो कहता है ऐसे एनिमल्स जिनके पास एक हार्ड स्केलेटन नहीं है, अ फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और कोलम कैन एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। कहते हैं ऐसे एनिमल्स जिनके पास कोई टफ रिजिड स्केलेटन नहीं मौजूद, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी की कैविटी है, हाइड्रोस्टैटिक से बच्चे रिलेटेड वाटर होगा, वो अपने इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में क्या करेंगे, वाटर की कंसेंट्रेशन को मेंटेन कर लेंगे, रिजिडिटी गेन कर लेंगे। वो मैं इस चीज की तरफ बच्चे लेके जा रहा है, इन विच a gastrovascular cavity can act as hydrostatic skeleton। उनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बच्चे टफ स्केलेटन नहीं है, उनकी बात की जा रही है, वो अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं हाउ, कैसे। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट and a resistance to the concentration of muscles so that the motility results। वो कहता है इसमें होता क्या है, वो कहता है जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है बच्चे, ये उन ऑर्गेनिजम्स के मसल्स को सपोर्ट कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि वो उसकी मूवमेंट को बरकरार रखे, क्योंकि स्केलेटन का काम मूवमेंट में ही है ना बच्चे। तो कहते हैं जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, वो जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म के मसल्स को मोबिलिटी करवाना, मूव करवाना, और उनको प्रोटेक्शन भी देना, उनको सपोर्ट भी देना। इट इज फाउंड इन cnidarians, annelids एंड अदर सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स। ये बच्चे इनवर्टिब्रेट्स में पाया, तो कौन से इनवर्टिब्रेट्स, सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स, जिसकी वो दो एग्जांपल का हमारे सामने जिक्र भी कर रहा है बच्चे, कौन कौन से, cnidarians एंड annelids। अब चलते हैं बच्चे अगले पैराग्राफ की तरफ। द सी एनेमोन हैज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। द सी एनेमोन ये ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। इट्स कैविटी इज फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटिकल्स। इसकी कैविटी में बच्चे समुद्र का पानी भरा हुआ है, किस लिए, ताकि वो इसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इसके टेंटिकल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, टू एक्सटेंड इट्स बॉडी, इसकी बॉडी को फैला सके, और इसके टेंटिकल्स को, क्यों, क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। द सी the sea anemone closes its mouth and constrict its muscles fiber that are arranged in circles around in body। वो कहता है ये जो सी एनिमोन है, इसके मसल इसकी बॉडी के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में मौजूद हैं। When it closes its mouth, तो ये अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूवमेंट का काम लेगा। The contraction of these circular muscles put pressure on the liquid in the body। जब उसने अपना माउथ कर लिया क्लोज, अपने सर्कुलर मसल्स को किया कॉन्ट्रैक्ट, इसके रिजल्ट में प्रेशर जनरेट होगा, एक प्रेशर लगेगा बच्चे किस पे, उसकी जो कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पे में जो पानी मौजूद है, उस पर प्रेशर लगेगा, एंड दैट pressure forces the body to maintain upright structure। और वो जो प्रेशर उसके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होने से उस पानी पर लगाया था, जो उसकी कैविटी में मौजूद है, वो प्रेशर से होगा क्या, उसकी बॉडी का अपराइट स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। आगे चलते हैं बच्चे। अब वो अर्थवॉर्म की तरफ जा रहा है। अर्थवॉर्म के पास बच्चे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ही होगा, और वाटर इनको मदद दे रहा होगा इनके स्ट्रक्चर शेप को मेंटेन करने में। इन अर्थवॉर्म
The hydrostatic skeleton consists of fluid-filled compartments separated by septa. तो बच्चे जो अर्थवर्म को आप नोट करें उसके डिफरेंट हिस्से होंगे, तो वो हिस्सों को जो चीज सेपरेट कर रही है वो कॉल इट सेप्टा। तो हमें कहता है अर्थवर्म का जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, it consists of fluid-filled compartments which are separated by septa. तो इसके पास different fluid-filled compartments हैं अर्थवर्म के पास, जो एक दूसरे से जुदा इनको कौन कर रहा है, पार्टीशन कौन कर रहा है, सेप्टा। Contraction of circular muscles causes compartments to elongate and contraction of longitudinal muscles causes these compartments to shorten. वो कहता है जो अर्थवर्म है इसकी बॉडी में दो किस्म के मसल्स, एक सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडनल। कहता है जब सर्कुलर मसल्स बच्चे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी को एलोंगेट कर देते हैं। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसकी बॉडी को एलोंगेट कर दिया, जबकि जब अर्थवर्म के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उसकी बॉडी को वापस शॉर्ट कर देते हैं। ये एक एलोंगेशन और एक वापस शॉर्ट होना उसकी मूवमेंट को बरकरार रखेगा। और आप देखिए भी अर्थवर्म इस तरह मूव होती है, श्रिंक, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। This alternating wave of elongation and contraction move the earthworm through the soil, aided by a paired set in the each segment. तो कहते हैं जो कंट्रैक्शन और elongation और रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की और सर्कुलर मसल्स की, ये मदद कर रही है अर्थवर्म को अपनी मूवमेंट में। अब बच्चे हम चल रहे हैं एक्सोस्केलेटन की तरफ। हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन क्या चीज है बच्चे। तो एक्सोस्केलेटन में बच्चे हम देखेंगे ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर मौजूद होगा, जैसे क्रैब्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, मेन एग्जांपल कॉकरोच, इनका जो स्केलेटन है वो इनकी बॉडी के बाहर मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन An exoskeleton is hardened outer covering to which internal muscles are attached. वो कहते हैं जो एक्सोस्केलेटन वो बॉडी के बाहर एक टफ और रिजिड स्ट्रक्चर है, इसके बाद मसल्स जो इंटरनल मसल्स है, मसल्स तो बॉडी के अंदर है पर वो इस एक्सोस्केलेटन से अटैच है। कहते हैं स्केलेटन बॉडी के बाहर मौजूद है जबकि जो मसल्स है वो इस स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं। द एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग। तो एक कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा है एक्सोस्केलेटन के, एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग होता है, जस्ट लाइक आवर नेल्स, आवर हेयर्स। तो एक्सोस्केलेटन बच्चे हमेशा नॉन लिविंग होगा। It is secreted by the ectoderm in animal cell. Animals cell की जो ectoderm लेयर है वो इस एक्सोस्केलेटन को सेक्रेट करती है। It is secreted by the ectoderm in animal cells. It is composed of two layers. वो कहता है इसकी दो लेयर्स हैं। The epicutial is the outermost layer. कहता है एक्सोस्केलेटन की दो लेयर्स हैं, जो बाहर वाली लेयर उसका हमने नाम क्या रखा बच्चे, एपिक्यूटिकल, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन्स, इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड सर्व्स एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंसेक्ट्स। वो कहता है वो हाइड्रोस्टैटिक वो एक्सोस्केलेटन जो कि एक्टोडर्म सेल ने रिलीज किया था, इसके दो पार्ट्स हैं। जो बाहर वाला पार्ट है उसको हमने कहा एपिक्यूटिकल स्केलेटन। वो कहते हैं इम्परमिएबल टू वाटर, इसको वाटर क्रॉस नहीं कर सकते, वाटर कैन नॉट पास थ्रू इट। इसके अलावा वो कहते हैं इसको प्रोटेक्शन का भी इंसेक्ट को काम दे रहा है। क्यों?
ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में ना जा सके। तो जो एपीक्यूटिकल है बच्चे, हमारे पास एक्सोस्केलेटन की लेयर, उसका काम क्या है? इम्परमेबल टू वाटर है, और प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करने से रोक रही है। बना किस चीज का हुआ है? Epicuticle is made up of lipoproteins which is impermeable to water and serves as a barrier for the microorganisms so that they cannot enter the body of insect. The bulk of exoskeleton is below the epicuticle and is called procuticle. मतलब epicuticle के नीचे हमें एक एक्सोस्केलेटन का बल्क मिलेगा, मतलब मेन पोर्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन मिलेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं प्रोक्यूटिकल का। दिस प्रोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन, टफ लेदरी पॉलीसेक्राइड एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन। तो बच्चे जो एपीक्यूटिकल था वो लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ था, जबकि प्रोक्यूटिकल किस चीज का बना हुआ है बच्चे? डिफरेंट चीजों का, जैसे काइटिन। काइटिन क्या एक टफ लेदरी मटेरियल है, a tough leathery polysaccharide and also it is made up of several type of protein। तो बच्चे किस किस चीज का मतलब? काइटिन का जो कि टफ और लेदरी है, पॉलीसेक्राइड का और प्रोटीन का। कौन? प्रोक्यूटिकल। जबकि एपीक्यूटिकल लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ था। It is further hardened by a secularization and sometimes by impregnation with calcium carbonate। वो कहता है जो प्रोक्यूटिकल है इसको मजीद टफनेस कैसे दी जाती है? ड्यू टू कैल्शियम। हम सुनते हैं ना कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, तो बिल्कुल इसी तरह एक्सोस्केलेटन में वो और अगर कैल्शियम डिपॉजिट करेंगे तो कैल्शियम मजीद टफनेस प्रोवाइड करेगा, मजीद रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। The simplest example of exoskeleton is the shell of a mucilla। अब म्यूसिला जो ऑर्गेनिज्म है उसका शेल किसकी एग्जांपल है बच्चे? एक्सोस्केलेटन की। which generally consist of just one or two pieces। उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ बच्चे? सिर्फ एक या दो पीसेस का। some marine bivalve and snail have shell composed of crystal carbonates। अगर आपने स्नेल को ऑब्जर्व किया है तो जो स्नेल का शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, वो एक्सोस्केलेटन है। जो स्नेल का शेल है वो इसका स्केलेटन है, और क्योंकि ये बॉडी के बाहर है सो वी विल कॉल इट एक्सोस्केलेटन। The shell of a land snail generally lacks the hard material and are much lighter। वो कहते हैं जो मैरीन स्नेल है इनके शेल में कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू द स्नेल्स which are found on land। A mucilin shell can grow as the animal grows and grow rings are apparent on the shell। वो कहते हैं जो म्यूसिलन है इसका शेल जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता जाता है इसके शेल का साइज भी इंक्रीज होता जाता है, उसमें रिंग्स बनती जाती हैं जिनको हम ग्रोथ रिंग कहते हैं। वो रिंग्स काउंट करके हम इस म्यूसिलन की एज को बता सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। The soft part of mucilin body have a hydrostatic skeleton as well। तो कहता है म्यूसिलन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी है और बच्चे एक्सोस्केलेटन में जो उसका शेल है वो एक्सोस्केलेटन, और जबकि उसकी जो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट पीछे बचा उसमें क्या बचे? जी बिल्कुल, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। आगे चलते हैं बच्चे। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड अमंग आर्थ्रोपोड्स। तो अब इंसेक्ट्स की तरफ आ रहा है। वो कहता है जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनमें सबसे हार्ड किस्म का एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है। द आर्थ्रोपोड्स हैव मेड अ वैरायटी ऑफ एडाप्टेशंस to allow them to live and grow within their exoskeleton।
वो कहता है जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, इनने बहुत सारी एडॉप्टेशंस डेवलप की हुई हैं अपने एक्सोस्केलेटन के रिलेटेड, कि वो ताकि अपने एक्सोस्केलेटन के मुताबिक लाइफ जी सकें, जिंदगी गुजार सकें, उससे अडॉप्ट हो सके। द invagination of exoskeleton forms a film ridges and bars of muscles attachment। वो कहते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसके डिफरेंट बार्स है, रिजेस है, जहां आके मसल्स उसकी बॉडी के अटैच हो सकते हैं ताकि मूवमेंट हो सके। ये आर्थ्रोपॉड्स की बच्चे बात हो रही है, याद रखिएगा। Another modification of exoskeleton is the formation of joints। ये आर्थ्रोपॉड्स में जॉइंट्स का सिस्टम शुरू हुआ था, ये उसकी अडॉप्टेशन में बता रहा है। उसके पास बार्स है, रिजेस है, जहां मसल अटैच है। उसके अलावा इसके पास जॉइंट्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करने में मदद करेंगे। ये सारी अडॉप्टेशंस आर्थ्रोपॉड्स के एक्सोस्केलेटन के। द एक्सोस्केलेटन आर थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एट जॉइंट्स। तो कहता है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में जॉइंट्स हैं और जॉइंट्स हर जगह थिन है, सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है ताकि मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। कॉन्सिक्वेंटली जॉइंट मूव वेरी इजीली। ये सब इस जॉइंट पे सॉफ्ट होने का मकसद, फ्लेक्सिबल होने का मकसद क्या है एक्सोस्केलेटन का, ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके और मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन इंक्लूड sensory receptors called sensilla that are in the form of bristles। वो कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन के पास सेंसरी सेल्स भी हैं, इनके एक्सोस्केलेटन्स के पास सेंसरी सिस्टम भी है जिसको हमने सेंसिला बोला। इतना डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपॉड्स में। एंड lenses and modification of exoskeleton that permits gaseous exchange। इसके साथ साथ जॉइंट्स उनके एक्सोस्केलेटन के पास, बार्स और रेंजेस इनके पास, इनके एक्सोस्केलेटन के पास सेंसरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सेंसिला भी। इसके अलावा वो कहता है इसके एक्सोस्केलेटन के पास पोर्स भी मौजूद है जो गैशियस एक्सचेंज में काम, मतलब कितने डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन है बच्चे इंसेक्ट्स के पास। द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा प्रोटेक्ट्स द एनिमल अगेंस्ट देयर एनिमीज एंड रफ एनवायरनमेंट। इट आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग। अब इनके एक्सोस्केलेटन के काम क्या क्या है? एक तो प्रे से बचाना, मतलब कि एनिमी से बचाना, और दूसरा एनवायरनमेंट से बचाना, और बच्चे तीसरा इनको डिहाइड्रेशन से बचाना। एक्सोस्केलेटन नहीं होगा तो इनके मसल्स डायरेक्टली एक्सपोजर हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे एनवायरनमेंट को, तो उसकी इवेपोरेशन से वाटर लॉस हो जाएगा। तो इनको डिहाइड्रेशन से बचा रहे हैं, रफ एनवायरनमेंट से बचा रहे हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बचा रहे हैं। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एक छोटी सी चीज रहेगी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। वो कहता है हाउएवर इट हैज वन डिसएडवांटेज। अब बच्चे इस एक्सोस्केलेटन के डिसएडवांटेज भी है। वो क्या बच्चे? जब इसका साइज इंक्रीज होगा, जो एक्सोस्केलेटन ये फिक्स है, इसको अपने एक्सोस्केलेटन को उतारना पड़ेगा और नया एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ेगा। इस दरमियान वो अपनी मूवमेंट भी बड़ी रिस्ट्रिक्ट रखेगा क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी वल्नरेबल है, बड़ी वीक है। जब तक नया एक्सोस्केलेटन सख्त नहीं होता, मजबूत नहीं होता, तो ये इसका नुकसान मैं बताने जा रहा है। However, it is one disadvantage that is animals cannot grow larger। एक साइज जो एक्सोस्केलेटन का बन गया उसके मुताबिक एनिमल उसमें रहेगा। अगर बड़ा होना है तो पहले उस स्केलेटन को उतार के फेंकना होगा, नया स्केलेटन बनाना होगा। तो ये एक्सोस्केलेटन का डिसएडवांटेज है। These animals therefore need to shed its exoskeleton periodically and replace it with one of the larger size। This is known as ecdysis or molting। वो कहता है जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनका एक्सोस्केलेटन का साइज फिक्स है। अगर इनको अपने साइज में ग्रो करना है तो इनको बच्चे क्या करना होगा? अपने एक्सोस्केलेटन को टाइम वाइज पीरियोडिकली शेड ऑफ करना होगा, नया एक्सोस्केलेटन बनाना होगा। फिर साइज जब बड़ा करना है फिर इस वाले को शेड ऑफ नया बनाना होगा। तो बच्चे कहते हैं द शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन and producing or secreting a new exoskeleton।
This transfer or this change of exoskeleton is known as ecdysis or molting. अब इसके बच्चे तीन प्रोसेस हैं, इसकी चार स्टेजेस हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। वो कहता है ecdysis is divided into 4 stages। अब हम देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं बच्चे। पहली स्टेज है बच्चे एक्सोस्केलेटन को उतारना, जो पुराने वाला है। Enzymes secreted by hypodermal glands begin digesting the old endocuticle. This digestion separates hypodermis and exoskeleton. वो कहता है इनका, इन एनिमल्स का, इन इंसेक्ट्स का जो हाइपोडर्मल है वो स्पेशल एंजाइम सेक्रेट करता है जो कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं एंडोक्यूटिकल ऑफ एक्सोस्केलेटन। इससे नतीजा क्या हुआ कि एक्सोस्केलेटन का जो बॉडी के साथ कनेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो जाएगा और खत्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा स्टेप बच्चे मजीद आगे, the digestion of endocuticle is followed by the secretion of new procuticle and एपिक्यूटिकल। जैसे ही एंडोस्केलेटन खत्म हुआ, इसने किस किस को रिलीज करना शुरू कर दिया बच्चे, प्रोक्यूटिकल को भी और बच्चे एपिक्यूटिकल को भी, दोनों लेयर या दोनों पोर्शंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में बच्चों इनको स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। The old, तीसरा step, the old exoskeleton is split and pores are formed। तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि अब वो बिल्कुल वो टाइम आ गया जब वो अपने पुराने एक्सोस्केलेटन में पोर्स क्रिएट कर रहा है, उसको इतना कमजोर कर रहा है कि उसको उतार के अपनी बॉडी से फेंकने लगा है। तो ओल्ड स्केलेटन इज स्प्लिट, पुराना स्केलेटन टूट जाता है एंड पोर्स आर फॉर्म्ड, और उसमें पोर्स अब बनना शुरू हो जाते हैं। Finally, the new exoskeleton is hardened by the decomposition of calcium carbonate। तो कैल्शियम कार्बोनेट वो कंपाउंड है जो एक्सोस्केलेटन को स्ट्रॉन्ग करता है। पहले क्या हुआ, एंजाइम रिलीज किए, एंडोक्यूटिकल को कट ऑफ किया, एक्सोस्केलेटन से भी अपने रिलेशन को वीक कर लिया। दूसरे स्टेप में मजीद एंजाइम रिलीज किए और साथ ही साथ एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल को रिलीज कर दिया। तीसरे स्टेप में जो पुराना एक्सोस्केलेटन था उसको ब्रेक डाउन किया, उसमें पोर्स क्रिएट किए, उसको बॉडी से शेड ऑफ कर दिया। लास्ट स्टेप में जो नया एक्सोस्केलेटन बना था उसको बचे वापस हार्ड करना शुरू किया, किसके जरिए, कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए। During the hardening process, the arthropod is vulnerable to predators and remain hidden। बच्चे वो टाइम जब तक उसका नया एक्सोस्केलेटन हार्ड नहीं होता, तो ये जो आर्थ्रोपोड्स, जो इंसेक्ट्स हैं, वो अपनी मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, अपने प्रेडेटर से बच के रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वल्नरेबल है, उन थोड़े वीक है ना, वो सही तरह मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनका जो स्केलेटन है वो अभी टफ नहीं हुआ। All the changes are controlled by nervous system and hormone एडिसोन। तो बच्चे सारा का सारा प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।